नमस्ते। मेरे साथ फिर से अशोक वानखेड़े साहब। अशोक भाई, स्वागत है। अ, अशोक भाई, नमस्कार। ये तो एक मुश्किल चीज आ गई। मतलब मुश्किल में इसलिए कि सरकार तो, अब आप क्या कितनी बार सांस ली, आपने खाने में कढ़ी खाई कि दाल खाई कि रोटी खाई, अब ये सब जानना चाहती है। और संचार साथी ऐप लेके सरकार का पूरा नियत साफ है। ये मैटर ऑफ टाइम है कि सरकार उसको आज इंप्लीमेंट करे पूरी तरह से। अभी क्योंकि सरकार ने अभी कहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपका मन करे तो डिलीट कर दीजिएगा। हालांकि जितने जानकार हैं वो सब कहते हैं कि एक बार अगर ऐप आपके उसमें आ गया, भले ही डिलीट करें, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स कुछ रह जाते हैं, वो फिर आप ये नहीं सोच सकते हैं कि वो वहां नहीं है। तो पहले तो संचार साथी करने की क्या जरूरत है? एक एक आदमी की मॉनिटरिंग क्यों मोदी जी इतना करना चाहते हैं? या मोदी जी सबके ऊपर नजर रखना चाहते हैं कि जो करीब 65% या 63% लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको कैसे डंडा मार मार के अब ठीक किया जाए, वो योजना है। ये करना क्या चाहते हैं? देखिए आनंद जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है। संचार साथी ऐप यदि सरकार को लगता है कि ये फ़ोन चोरी और साइबर क्राइम को कंट्रोल करता है, तो ये ऐप मार्केट में फ्री होना चाहिए। जैसा आपका डिजी यात्रा है, वो ऐप फ्री है। जिसको डाउनलोड करना है वो करता है, जिसको नहीं करना है नहीं करता है। लेकिन यदि आप फ़ोन में इनबिल्ट ऐप देते हैं, तो वो डिलीट नहीं होते। सरकार बोलती है कि डिलीट करवा सकता है, लेकिन फ़ोन कंपनियों के जितने भी आप नए फ़ोन ले लेंगे, अब हम जब नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें इतने सारे ऐप होते हैं कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम इसको अनइंस्टॉल करने जाते हैं तो अनइंस्टॉल होते नहीं वो परमानेंट फीचर है। तो जो मोबाइल कंपनियाँ स्टार्टिंग से ही लोड करके देगी, उनको इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा ताकि ये डिलीट हो जाए। यहाँ से शुरू करता हूँ। और एक बार यदि आपके यहाँ ऐप ने आप डिलीट भी करोगे, लेकिन एक बार आपने सिम कार्ड उसमें डाल के ऑन कर दिया, तो आपका सीधा डाटा मतलब आप सीधे टच में आ गए उसके। उसके बाद आपने डिलीट भी कर दिया तो वो डोरमेंट कहीं न कहीं रहता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। सरकार बेसिकली ये चाइना मॉडल पे जा रही है, खूब रूप से। अभी प्यार-मोहब्बत से मॉनिटरिंग होगी, इसके बाद दादागिरी से मॉनिटरिंग होगी। आपने जी। फ़ोन लिया है, आपको नंबर मिला है, सिम कार्ड आपका मिला है, आपकी पैरेलल लाइनें सब दिन खुलेगी, आपका कोई कोई नहीं होगा, क्योंकि सरकार नियंत्रण रखना चाहती है अपने हर भारत के नागरिक पर। वो नियंत्रण इसलिए कि सरकार अपने खिलाफ कोई शब्द सुनना नहीं चाहती। सरकार अपने खिलाफ कोई विद्रोह देखना नहीं चाहती। सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को उसी जगह दबाया जाता है। और ये तमाम चीज़ें करने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, उसमें एक संचार साथी है। मेरा ये कहना है कि भई सरकार इसको विज्ञापित करे। डीजी यात्रा आपने कंपल्सरी नहीं किया। डीजी यात्रा तो इनबिल्ट नहीं है। जिसको लेना है डीजी यात्रा लेता है, जिसको नहीं लेना है नहीं लेगा। जिसको लगेगा कि मेरा फ़ोन 5 लाख का है, भई चोरी नहीं जाना चाहिए, वो साथी लेगा, संचार साथी। जिसको लगेगा नहीं मेरी निगरानी होती है, मैं नहीं लूँगा तो नहीं लेगा। ये ऑप्शनल होना चाहिए। ये जी। राइट टू प्राइवेसी है, इसका हनन है। और मैं तो जी। कहता हूँ कि सरकार ने और बाकी जगह पे भी इनबिल्ट मोबाइल क्यों देता है? यदि आप सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐप होते हैं सैमसंग के जो नहीं चाहिए अपने को। सैमसंग पे और ये वो नहीं चाहिए। लेकिन उसको डिसइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो तुम्हारा उतना वो जगह ले लेता है। जी। जी। फिर इम्पोर्टेंट आपको कोई यदि लैप ऐप डाउनलोड करना है तो आपके पास स्पेस नहीं होती। ये ज़बरदस्ती क्यों देते हैं? जी। जी। सवाल हुआ है, तो सरकार की मनीषा बड़ी क्लियर है। सरकार कोई जनता के सेवा के लिए नहीं। यदि जनता की सेवा और जनता की सुलभता के लिए खड़ा होता, तो इसका हश्र वो डिजी यात्रा जैसा होता। सरकार आंकड़े दे रही कि इतने करोड़ लोगों ने लिया, इतने करोड़ लोगों ने उसको ट्रेस किया, इतने हजार मोबाइल, लाख मोबाइल पकड़े गए, इतने वापस हो गए। तो ठीक है ना?
इतने करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, जिन लोगों को पसंद आया उन्होंने किया, बाकी लोग नहीं लेना चाहते तो क्यों आप जबरदस्ती उन पे थोपना चाहते, सवाल वो है। और जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपका मीडिया भी मांगता है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट भी मांगता है, आपका सारा चीज मांगता है, और आप जब तक ऐसे ऐसे करते नहीं जाओगे तब तक वो डाउनलोड भी नहीं होगा। तो जो ऐप आप डाउनलोड करते हो उसको तो आप सारा इंफॉर्मेशन वैसे भी दे रहे हो, लेकिन सरकार अपने सर्वर पे भी इंफॉर्मेशन चाहती है। सरकार आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन सरकार के पास है। आप डिजी यात्रा का ऐप यदि करते हो तो आप कहाँ जाते हो, कौन से होटल में रुकते हो, ये सारा, कितना ट्रैवल करते हो, ये सारा का सारा सरकार के पास है। और यदि आप संचार साथी करने के बाद तो आप किसको गाली दे के बात करते हो, आप किससे प्यार से बात करते हो, आप किसके साथ व्यवहार करते हो, ये सारी बातें उनके पास आ जाएगी। तो राइट टू प्राइवेसी कहाँ है? ये एग्जैक्टली सरकार चाइना मोड पे जा रही सर। सरकार ने कैसा आदेश दिया कंपलसरी कि भाई आप इसको डाउनलोड ये फोन में इंस्टॉल करके फोन रिलीज करो, और जिन फोन में इंस्टॉल नहीं है यदि आप अपग्रेड करते हैं अपने फोन को तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ऑप्शनल होना चाहिए। सरकार ने जब इसको कंपलसरी किया तभी सरकार की मनीषा करी, सरकार निगरानी रखना चाहती है। सरकार पैगेसेस तो ओपन हो ही गया, सरकार ने पैगेसेस खरीद के कैसे लोगों की जासूसी की। अब सरकार और ढीठ हो गई है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आशीर्वाद से पैगेसेस वैसे के वैसे पड़ा हुआ है मामला। तो सरकार अब इतनी ढीठ हो गई है कि उसको पता है कि न्यायपालिका कुछ नहीं कहेगी, विरोधी पक्ष चिल्लाते रहेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे नहीं, लोग रास्ते पे उतरेंगे तो डंडे के बल पे हम उनको अलग थलग करेंगे। और जब ये संचार ऐप की बात आ जाती है तो एक नया शगुफा छोड़ा जाता है, पूरा गोरी मीडिया एक नरेशन बनाने चला जाता है। प्रधानमंत्री के कार्यालय को सेवा तीर्थ बोला जाए, लोक भवन, राज्यपालों के राज्यपाल भवन नहीं, लोक भवन बोला जाए। अरे नाम बदलने से कोई सीरत बदली है क्या, सूरत बदली है क्या आपकी? किसी रेलवे स्टेशन का नाम आपने बदल दिया या किसी शहर का नाम आपने बदल दिया, बॉम्बे था, मुंबई की हालत वही थी, आज मुंबई है, हालत वही है। आप औरंगाबाद को संभाजी नगर कहो, छत्रपति संभाजी नगर, उससे औरंगाबाद की पानी की समस्या हल नहीं होती। ये लोगों का ध्यान भटकाने का एक केंद्र है। अब पीएमओ नहीं कहलाया जाएगा, सेवा तीर्थ कहलाया जाएगा। सेवा तीर्थ माने ये जो पीएमओ ऑफिस है ये सेवा करेगा सिर्फ अडानी और अंबानी की, जनता के लिए वो सेवा तीर्थ रहेगा कि जनता अपनी सेवा देगी उसको। तीर्थ के दो अधिक अर्थ होते हैं सर। एक तीर्थ होता है, तीर्थ क्षेत्र से भी तीर्थ कहते हैं, और एक तीर्थ होता है कि जो भगवान को नहलाने के बाद जो जल होता है, पवित्र जल जिसको कहते हैं, वो जब आप थोड़ा सा चम्मच से डाल के आचमन करते हो वो भी तीर्थ होता है। तो सेवा तीर्थ में यदि मैं वो आचमन करने वाला तीर्थ समझू तो सेवा इसमें अडानी अंबानी की होगी और पूरी जनता को एक एक बूंद तीर्थ दिया जाएगा आश्वासनों का। और यदि ये तीर्थ क्षेत्र समझते हैं अपने आप को और इसलिए सेवा तीर्थ कहते हैं तो प्रधानमंत्री क्या खुद को भगवान समझ रहे कि जहां वो बैठते वो तीर्थ हो गया और लोगों ने उनकी सेवा करनी चाहिए? पीएमओ पहले भी वही करता था, उद्योगपतियों की मदद आज भी वही करता है। आम आदमी की संज्ञा कब ली? यदि पीएमओ केयर करता आम आदमी की तो इतने बीएलओ मरने के बाद तो कम से कम एक ट्वीट तो बनता है। एक्टर एक्ट्रेस की शादी पे ट्वीट होंगे, क्रिकेटरों की सेंचुरी पे ट्वीट होंगे, ड्यूटी पे मरने वाले लोगों के ऊपर ट्वीट नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी मरे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ये जो आपने
संचार का जो ये ऐप है, साथी, संचार साथी, ये संचार साथी जनता का साथी नहीं, ये सरकार का साथी है, जो तुम्हारे फ़ोन के माध्यम से संचार करते हुए आपकी हर गतिविधि को सरकार के रिकॉर्ड पे रखेगा, जी। ताकि सरकार देखेगा कि मेरे गुलाम कौन है और गुलाम करने का मतलब अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया होगा, जी। ये वो लोग कर रहे हैं। जी। अशोक भाई, मैं एक आ गया हूं, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं। एप्पल फोन वालों ने और गूगल के जो पिक्सल फोन, इन दोनों ने लिखित मतलब कह दिया है सरकार से कि साहब ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, और मैं इसलिए बता दूं कि मैं एप्पल यूज करता हूं, मैकिन्टॉश वो करता हूं। मैकिन्टॉश ने अपना ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वहां पे एंटीवायरस की भी जरूरत नहीं होती है। मतलब मैं पिछले 8-10 वर्षों से यूज कर रहा हूं, आज तक वायरस नहीं आया है। एप्पल फोन ने अपने को इस तरह से बना रखा है, वो कह रहा है कि इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बाकी फीचर्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। देखिए सरकार क्या करती है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर एप्पल में ये नहीं होगा, क्योंकि एप्पल में जो आया है उसके अनुसार ये एसएमएस और वो देख तो सकते हैं लेकिन उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, देख लेंगे। बाकी जगह तो ये रिट्रीव, इधर का उधर, यहां का वहां, आगे भेजना, इधर करना, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अगले प्रश्न पे आऊं, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। ये एसआईआर वाला मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आके, जिसको कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में तो जलेबी बनाने की एक अच्छी दुकान खोलनी है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देना चाहिए। नहीं था। कितनी जलेबी बना सुप्रीम के उसको। सुप्रीम कोर्ट पहले जलेबी बनाता था, बोबड़े जी के जी। समय, चंद्रचूड़ जी के समय और भूषण गवई जी के समय। अब तो सुप्रीम कोर्ट इमरती बनाता है, जिलेबी पे जिलेबी, इमरती बनाता है। हमारे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, ये इस दुनिया में नहीं रहते। उन्हें भारत में क्या चल रहा है इसका जरा भी आइडिया नहीं रहता। वो लीडर ऑफ अपोजिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभिज्ञ रहते हैं। जब टीएमसी के नेता का डेलीगेशन गया और उन्होंने कहा कि बंगाल में करीब करीब 30-35 लोग मर गए हैं, उन्हें कहा, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। ज्ञानेश कुमार सिर्फ भो भो करने वाले चैनल देखते हैं। वो अपना भाट गीत जहां सुनाई देता है, उनका महिमा मंडन वही सुनते हैं। ये भी दुर्भाग्य है देश का। उनके बेटी ने कितने एफआईआर किए हैं बीएलओ पे, ये भी उनको शायद पता नहीं। तो एसआईआर जो है, अब एसआईआर प्रक्रिया, अब मैं आज ही बता रहा हूं। मैं आज जब आ रहा था तो मैंने एक उबेर टैक्सी ली एयरपोर्ट से। तो ऐसे ही किसी का फोन आया, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ पॉलिटिकली बात हो रही थी। तो उसको लगा कि ये जरा पीछे बैठने वाले आदमी जरा जरा पॉलिटिकल वॉलिटिकल सब बातें कर रहे हैं। तो उनने मुझे कहा कि साहब जरा एसआईआर का क्या होगा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोले हमारे घर में 7-8 मेंबर है, वोट है, उसमें 2 लोगों का ही हुआ वोट और बाकी लोगों का मना कर दिया। ऐसी-ऐसी चीज़ माँग रहे हैं जो कोई नहीं देख सकता। तो बोला ऐसा कैसा हो सकता है? बोला हम तो 2-2 बार गए हैं। वो बोले हमने गाँव के सरपंच से भी लिखवा लाया, तो इधर का बीएलओ नहीं मानता। गाँव में हमारी खेती होती थी तो 2007 में ही बेच दी सब। हम सब नोएडा में शिफ्ट हो गए, सेक्टर 22 में रहते हैं। उनसे करीब-करीब आधा घंटा बात हुई आनंद जी। फिर एकदम मेरा दिमाग में आया, बोला आपका पूरा नाम क्या है? तो यादव था। अरे! मैंने बोला आप यादव हो तो आपका कैसा वोट हो सकता है? बोला भाई साहब क्या कहें, हम अब बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने विधानसभा में योगी जी के लिए और लोकसभा में मोदी जी के लिए वोट दिया। लेकिन यादव होने की वजह से सब लोग हमको दुश्मन मानते हैं, खड़ा भी नहीं करते। हम समाजवादी पार्टी के नेता को भी मिले। अब हमको लगा बोले जिनको वोट नहीं देते कम से कम उनको मिले, जब यादव अब चस्पा ही गया है हम पे, ये समाजवादी के हैं। तो उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट लिए, उसका वीडियो बनाया और बोले कि हम किसी भी हालत में करवाएँगे इसको। एक परिवार के यदि बेटा मतदाता है लेकिन बाप नहीं, बताइए पत्नी मतदाता है लेकिन पति नहीं, क्या कहें जी। इसको?
एसआईआर ये सिस्टमैटिकली इनविजिबल, इंटेंसिव नहीं, वो इनविजिबल रिगिंग है एसआईआर। और यही एसआईआर इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, ये भी एक सवाल है। अब तो गोदी मीडिया के एक आध एंकर ने भी ट्वीट किया कि भाई लोग मर रहे हैं, पूरे देश में इतनी जल्दी क्या पड़ी है आपको करने की। 2027 में चुनाव है सब, 2025 में आप कर रहे हो एंड में। अब 26-27 में फिर लोग बढ़ गए तो फिर करने होंगे, क्योंकि एसआईआर इज नथिंग बट द एलिमिनेशन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम द लिस्ट which they think that they are the supporters of the opposition। अब एसआईआर को लेकर रोज हंगामा हो रहा है। अब इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सदन शुरू हुआ, उसके पहले सदन से बाहर देश के नाम संदेश दिया। तब उन्होंने कहा कि नाटक करने की जगह नहीं है, ये कहीं और है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे नारे नहीं, नीति चाहिए। जी। बहुत कुछ बोला और बोले ये फ्रस्ट्रेशन है, जहां हारे हैं अभी गए हैं, उसके हार पचा नहीं पाए तो यहाँ डिस्टर्ब करते हैं। अब आने वाली जगह भी वो हारने वाले हैं तो वहां डिस्टर्ब करेंगे। तो हम प्रधानमंत्री जी को यही कहते हैं नहीं कि नहीं ये जो नहीं, अशोक भाई, नौटंकी है, अशोक नहीं, अशोक ये भाई, नाटक जो है कि 60 साल यदि कांग्रेस राज कर रही थी तो जनसंघ से लेके भाजपा तक, अटल जी, अडवाणी जी, सिकंदर बख्त जी, खुशाबू ठाकरे जी, ये सब क्या नाटक ही कर रहे थे क्या? प्रश्न वो है। नहीं अशोक भाई, यदि इतना तो संसद में नारे नहीं, नीतियां चाहिए, तो फिर इसी संसद में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो इनके पास नीतियां नहीं है क्या? जय श्री राम के नारे लगते हैं तो फिर नीतियां नहीं है क्या? इन्हीं को पूछता हूं। ये अपने ही पैरों पे पत्थर मारते हैं। और नाटक करने में मैं तो हमेशा कहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं गलती से दिल्ली की जगह बॉलीवुड की तरफ जाते बॉम्बे में, तो कसम भगवान की, अमिताभ बच्चन से लेके दिलीप कुमार तक सब बेरोजगार हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। और अमिताभ बच्चन अपने पिताजी की किताब मधुशाला बेचते हुए नजर आते रास्ते रास्ते पे घूम के, क्योंकि सारे रोल तो इन्हीं को मिलते हैं। जीपी की छिप्पी के शोले में वीरू भी ये देव उसका दूसरा भी, और वो गब्बर भी और ठाकुर भी, तीनों सभी रोल में एक आदमी रहता। एक ही रहता है। लेकिन अशोक भाई, और एक तो भाई, एक देखिए, एक तारीफ कर दें कि मोदी जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा मैं अगर जीतने की कुछ टिप्स दे सकता हूँ, मेरे पास है, मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ। तो मोदी जी क्या टिप्स देंगे? मोदी जी को मुझे टिप्स लगा छोड़िए, मैं मोदी जी को एक रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे भी छोड़िए। आनंद वर्धन जी है स्क्रीन पर। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 एजेंसियां सिर्फ हमको 1 महीने के लिए आनंद जी के पास दे दीजिएगा। आपकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी मोदी जी, जी, अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी आपकी। करेक्ट। तो चुनाव आयोग का हाथ हाथ में लेकर, और इतना आपको गुमान है अपने टैलेंट पे, जरा चुनाव आयोग में ही ये कानून जो लाए हैं आप बदल दीजिए उसको। क्या आपको क्या गरज थी, आपको इतना क्या दुश्मनी थी मुख्य न्यायाधीश से, न्यायपालिका के, सर्वोच्च न्यायपालिका के, कि आपने अपने ही एक मित्र मंत्री को साथ में रख के 2 वर्सेस 1, ये तो मजाक हो गया। अशोक कादर खान और अशोक भाई, गोविंदा वाली कॉमेडी हो गई। नहीं नहीं अशोक भाई, मैं एक और चीज कहूं, मैं इसलिए दर्शकों को बता दूं, अशोक भाई एक दिन मुझे बहुत बड़ी दवाई बता रहे थे कि खांसी की दवा कैसे कैसे बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए। इन्होंने बड़े उसके फायदे बताए, घर में बैठ के बताए। और जब मैं वो दवा इनको देने लगा तो नहीं 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 नहीं, ये एसआईआर में ममता बनर्जी कि हाँ इन लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं नहीं ये देखिए एसआईआर में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी वही दवा तो इनको पिला रही है भाई, तुमको दवा पीने में इतनी एग्जैक्टली। दिक्कत हो रही है।
हाँ। इतनी दिक्कत हो रही है। अब ममता के अधिकारी आपको समझ में आ जाएंगे, और डबल इंजन के सरकार में अधिकारी किसके होते हैं? पूरे देश में क्या है बचा हुआ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल, कलकत्ता, बंगाल, बाकी तो सब आप ही के पास है। यहाँ के जी। अधिकारी अब आपको तकलीफ दे रहे हैं, और बाकी सब जगह सब अधिकारी कमल ब्रांड पानी पी रहे हैं, बिस्लेरी का। ये क्या बोलते, इनको ये नहीं समझ में आता, ये खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते, खुद का ही हंसी के पात्र बनते। ये फ्रस्ट्रेशन था कि हाउस न चलेगा नहीं, ये पता था उनको। पहले दिन से लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब उसी में मान जाते कि हाँ, हम चर्चा करेंगे साहब, ये डेट में 10 घंटे की चर्चा करेंगे। क्यों आपने पूरा सेशन वॉश आउट होने दिया? अब 8 तारीख को तो सबसे ज्यादा मजा उसमें आएगी जब वंदे मातरम पे चर्चा होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम जी की क्या-क्या स्तुति करेंगे, क्या बखान करेंगे, आप सुन लेना। जो वंदे मातरम से जो चीजें जुड़ी नहीं, वो भी बता के आपको बता देंगे कि कितने बड़े ज्ञाता है वो। लेकिन इस बात पे एक शब्द नहीं कहेंगे कि सदन में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाएगा। नया सर्कुलर जो निकला है अभी, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। जय हिंद क्यों नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये मैं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अशोक भाई, एक मतलब एक चीज हो रही है यूपी में, जो बीएलओ की जो आत्महत्या कर रहे हैं उसकी अगर आप देख लीजिए, वो जो रोते हुए उसने बनाया है, मतलब बिल्कुल समय, ये क्या करना चाह रहे हैं भाई? और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है हाँ हाँ केरल वाले कह तो रहे हैं ठीक बात, कह तो रहे हैं ठीक। अरे भाई ठीक बात कह रहे हैं तो कुछ करो। अगर आपको प्राइमा फेसी लग रहा है कुछ ठीक बात कह रहे हैं तो। मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये एक सीरियस चीज है। अगर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और सरकार को सुन नहीं रही है, तब तो आने वाले समय में या तो आप मतलब वो मानिए, और या नहीं तो आत्महत्या करिए। ये कौन सा एक वो है, कोई नौकरी छोड़, सुनवाई नहीं। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी है, एफआईआर दर्ज हो रही है। ज्ञानेश कुमार के बेटी ने ही, जो नोएडा में डीएम है, उन्होंने एफआईआर की है 64 लोगों के खिलाफ। हाँ। यदि आपको सजा हो जाएगी तो आपकी नौकरी वैसी भी चली जाएगी। इम्पॉसिबल टास्क आप दे रहे हैं उनके हाथ में। महिला जाके, एक महिला बीएलओ है, वो कोई किसी के यहाँ जाती है बेचारी, वो डॉक्यूमेंट मांगती है, जो उसके पास डॉक्यूमेंट है वो देता है। वो बोलता है ये मेरा कार्ड, और कैसा कैसा नहीं बताता, वो बेचारी उससे लड़ लेते हैं। दयनीय हालत है उनकी। ये जो महिला, एक आदिवासी महिला थी जिसने बंगाल में आत्महत्या कर ली, वो तो आंगनवाड़ी वर्कर थी सर। उसको बंगाली बोलना आता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसके बाद उसको जो क्षेत्र दे दिया गया, वो टी गार्डन था। टी गार्डन में सारे लोग सुबह निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। शाम को घर में काम करने, घर का काम करते, कोई किसी के पास फुर्सत नहीं होती। और रात को 2 बजे जाके किसी का दरवाजा खटखटाएगी फॉर्म भरवाने के लिए, तो जूते नहीं मारेंगे लोग? ये सारी अच्छा, वो फॉर्म अपलोड करो, लिखो। वो बेचारी बीडीओ के पास बोल बोल के थक गई। बीडीओ ने उसका तो सुना नहीं, ऊपर धमकी अलग दी, एफआईआर हो जाएगी तुम पे। उसने गले में फांस टांग दिया और आत्महत्या कर ली। क्या है ये? मैं जी। ये ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आत्महत्या, मतलब हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इतने लोगों के आत्महत्या के लिए वो जिम्मेदार है। अशोक भाई चलते चलते, क्योंकि महाराष्ट्र के बिना मैं बात खत्म नहीं करता हूं, ये मामला क्या है जो राहुल गांधी कहे कि सावरकर वाले उसमें कि केस लड़ेंगे, वो कह रहे हैं केस नहीं लड़ेंगे, फिर वो खाली सीडी मतलब ये कौन सा कॉमेडी शो चल रहा है? ये जरा देखिए, उधर यात्रा तो होती, जरा ये साव, बताइए क्या है? सा, सावरकर पे आरोप नहीं है। देखिए, आरोप नहीं होते। सावरकर तो अभी है ही नहीं। सावरकर के पूरे जीवन का जब मूल्यमापन होगा, तो सावरकर ने कुछ आजादी के लिए काम किए हैं, उसका भी बखान होगा। लेकिन सावरकर ने बाद में क्या क्या किया, इसका भी बखान होगा।
सावरकर और संघ की कभी नहीं पटी, ये रिकॉर्ड पे है। सावर अंग्रेजों से पैसे लेते थे, पेंशन लेते थे, रिकॉर्ड पे है। सावरकर ने जब सरदार पटेल, मतलब इनको इतना कंफ्यूजन है, ये सरदार पटेल को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि हमारे है सरदार पटेल, तो फिर सावरकर आपके नहीं हो सकते, क्योंकि पटेल एक एक संस्थानिकों को, एक एक राजा महाराज को बिल्कुल प्रेशराइज करके भारत ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे कि आपको भारत में विलीन होना होगा। और ये बाबा तब लेटर पे लेटर लिख रहा था सबको, संस्थानिकों को, अपन स्वतंत्र रहो, कोई आने की जरूरत नहीं भारत में। अरुण शौरी जी की लेटेस्ट किताब तो और कुछ बताती है, वो तो इस पे भी प्रकाश डालती है कि ये वाइसराय को मिलते थे, कुछ और डिमांड अंदर रखते थे, बाहर आके कुछ और बोलते थे। वाइसराय के जो पत्राचार है अपने सरकार के पास इंग्लैंड के, उसमें वो लिखते हैं कि आज सावरकर जी मिले थे, वो ये डिमांड कर रहे थे, और उसी टाइम सावरकर बोलते कि मैं ऐसा बोला और मैं वैसा बोला, और यहाँ महिमा मंडन होता था। तो सावरकर की जीवनी में बहुत दाग है। तो राहुल गांधी ने तो वही बोला जिसका डॉक्यूमेंट है। अब क्या होगा इस कोर्ट में, यदि ये हो गया कि राहुल गांधी सही थे, कोई केस बनता नहीं राहुल गांधी के खिलाफ, तो इसके मायने ये है कि सावरकर ने जो किया, जो राहुल जी बोल रहे वो सही है, तो फिर सावरकर काहे के स्वतंत्र सैनिक? तो सावरकर के लोगों को अब पता पड़ गया कि बाबा ने बहुत गलत किया। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की, उद्धव ठाकरे की सरकार खूब चिल्ला चोट हुई, ये हुई, धरती पुत्र बिहार का, और बिहार में 0 FIR, और बिहार की पुलिस CBI टेक ओवर करो, वो करो। जब परत खुलने लगी, वे प्याज के छिलके उतरने लगे साहब, एक के बाद एक। फिर वो सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी इमेज पूरे देश में एक बॉय नेक्स्ट डोर था, उसके जीवन का दूसरा पहलू सामने आने लगा कि कैसा चार्टर्ड लेके लड़कियों को लेके जाता था, क्या क्या करता था। फिर उनके पिता ने एप्लीकेशन लगा के बोल दिया कि ये केस खत्म करो, बिल्कुल ये केस खत्म करो, अब इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे सावरकर का मामला हो गया। अब सावरकर के लोग कहते कि नहीं बाबा इसमें नहीं कुछ, नहीं रहने दो, चल हो गया ठीक है, खत्म करो इसको। क्योंकि 20,000 डॉक्यूमेंट के साथ एक मेरे जानने वाले पत्रकार बैठे हैं, 20,000 डॉक्यूमेंट, और बिल्कुल ओरिजिनल, सर्टिफाइड, ब्रिटेन से उठाए हुए। उसमें कोई ऐसे घिनौने मुकदमे हैं कि जिसका उच्चारण करना भी मुझे यहां शर्म आती है। तो अभी देखो क्या होता है। कोर्ट ने कहा नहीं है लेकिन कि दिसंबर में ही, दिसंबर खाली सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत है? मतलब खाली उसकी सीढ़ी इंक्वायरी लगा और हो रही है खाली। अच्छा वो बोले यूट्यूब से उठाओ, तो कोर्ट बोले यूट्यूब से कैसे उठा सकते भाई, यूट्यूब ऑथेंटिक थोड़ी है। चलिए, इसी को कहते थे ना अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा, ये लेकिन वहां ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसा भी नहीं कि वहां कांग्रेस की सरकार है कुछ गायब करवा दिया हो। वहां राज्य में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां चुनावी नहीं है, तो सरकार का नुमाइंदा बैठा है, वो भी बीजेपी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में ये हुआ है। अब इसके बाद मत कहना कि जवाहरलाल नेहरू ने किया है, प्लीज। ठीक है अशोक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।